Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 1st of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 1 जुलाई 2026 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है अल्बानिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। काफ़ी सारे टॉपिक हैं जिसको हमने कवर करना है, और क्योंकि आज द हिंदू न्यूज़पेपर में टॉपिक्स थोड़े से कम हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें रिपीटेड हैं। एआई को लेकर, एआई का यूसेज है ना, उसके डिसएडवांटेज, प्रोज कॉन्स, यही सब चीज़ें बहुत सारी जगह पर रिपीट करके पब्लिश हुआ है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन कर रखा है। अब देखो जो एडिटोरियल पब्लिश हो रहे हैं, जो टॉपिक है वो बिल्कुल सिमिलर है। अब एक मुद्दे के ऊपर में 100 एडिटोरियल पब्लिश होते हैं। आपको हद से हद एग्जामिनेशन में 250 शब्द लिखने हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत किया करो। अननेसेसरी टाइम आपके पास में इतना नहीं है कि आप फालतू में इन सब चीज़ों पे लगा दो। इसके बजाय जब मुझे लगा कि केवल यहाँ पर 4 से 5 आर्टिकल ही आज के द हिंदू में इंपॉर्टेंट है, उसको तो मैंने कवर कर लिया था। थोड़ा सा टाइम का बचाव हुआ क्योंकि आज सेशन थोड़ा सा डिले हो गया था। अदरवाइज़ जो मॉर्निंग का टाइम है लाइव डिस्कशन का वो 7 से 7:30 के बीच है, लेकिन अभी ना थोड़ा सा डिले हो गया था। आज डिले होने की वजह से मैंने कुछ और सोर्सेज इसमें शामिल कर रखे हैं जो आपके इस वाले सेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। ये बात करता है अल्दाब्रा जाइंट टॉर्टोइस के बारे में। रिसेंटली अगर आपने कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल पेजेस को फॉलो कर रखा होगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आपने एक वीडियो देखा होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। सीचिल्स में उनकी विजिट होती है और सीचिल्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने परसों बहुत विस्तार से डिस्कशन कर लिया है। सीचिल्स का इंपॉर्टेंस भारत के लिए, प्राइम मिनिस्टर का विजिट क्या मायने रखता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा। 50th इंडिपेंडेंस डे ऑफ सीचिल्स रिसेंटली सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। याद है या नहीं? याद होगा। अब दूसरी चीज़, जब वो सीचिल्स जाते हैं तो वहाँ पर इस टॉर्टोइस को फीड करते हैं, यानी कि कुछ खिला रहे होते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में आया है। कुछ वीडियोस वगैरह पब्लिश हुई हैं और वो वीडियोस लगातार वायरल हो रही हैं। सीचिल्स की गवर्नमेंट की साइट से भी पब्लिश की गई हैं और इंडियन गवर्नमेंट की साइट से भी यहाँ पर इसमें बहुत सारी डिटेल पब्लिश की गई हैं। तो अचानक से ये टॉर्टोइस न्यूज़ में आ गया है, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि कल पीआईबी में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये इस टॉर्टोइस को हम बोलते हैं अल्दाब्रा जाइंट टॉर्टोइस। ये टॉर्टोइस अपने साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। आप कहोगे हमने जाइंट टॉर्टोइस के बारे में पढ़ा है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि भाई दुनिया में एक ऐसा आइलैंड है जिसका नाम है गैलापागोस आइलैंड। वहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े साइज़ के टॉर्टोइस पाए जाते हैं। ये आपने सही सुना है। अब गैलापागोस आइलैंड पर जो टॉर्टोइस मिलते हैं, उसके बाद अगर दुनिया में दूसरा सबसे बड़े साइज़ का कोई टॉर्टोइस प्रेजेंट है इन द वर्ल्ड, तो वो है दोस्तों यहाँ पर अल्दाब्रा जाइंट टॉर्टोइस। ये याद रखिएगा। तो रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है सीचिल्स में, तो उस दौरान वो सीचिल्स नेशनल बॉटेनिकल गार्डन को भी विजिट करते हैं, और वहीं पर दोस्तों क्या होता है, अल्दाब्रा जाइंट टॉर्टोइस को वो फीड करते हैं। वो बेसिकली उसको कुछ खिला रहे होते हैं, ठीक है। अब इस टॉर्टोइस का साइंटिफिक नेम है जियोक्लेना गिगैंटी, ठीक है। अब मतलब ऑब्वियस ही बात है, इसका साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जायंट साइज़ है, तो वहाँ से थोड़ा सा मिलता जुलता इसका साइंटिफिक नेम भी इसको रखा गया है। अब बात आती है इसके हैबिटेट के बारे में, यानी कि ये जो जायंट टॉर्टोइस है ये पाया कहाँ कहाँ पे जाता है। ये अल्दाब्रा जायंट टॉर्टोइस आज एंडेमिक है टूवर्ड्स द अल्दाब्रा एटोल ऑफ सीचिल्स। परसों जब मैंने आपको सीचिल्स की लोकेशन पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो सीचिल्स है ये आइलैंड नेशन, इसमें 2 प्रकार के आइलैंड्स हैं। एक तो वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, और दूसरा जो कोरल एटोल से बने हुए आइलैंड्स हैं वो हैं। तो इसमें जो अल्दाब्रा एटोल नाम का यहाँ पर ये आइलैंड है सीचिल्स का, वहीं पर ये अल्दाब्रा जायंट टॉर्टोइस पाए जाते हैं, ठीक है। और सीचिल्स ऐसा नहीं है केवल एक आइलैंड नेशन है, सीचिल्स में बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है, 100 से ज़्यादा आइलैंड्स का ये ग्रुप है। और आइलैंड्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कीपेलागो बोलते हैं अपने इस जोग्राफिकल टर्म के अंदर में, ठीक है। अब इस जायंट टॉर्टोइस की जब बात आती है, तो भाई ये टेरेस्ट्रियल है, ज़मीन पे रहना पसंद करता है, और ख़ासकर जो हमारे जंगल हैं या मैंग्रोव स्वैम्स हैं या कोस्टल एरियाज़ हैं, बीचेस है, वहाँ पर इसको रहना पसंद है। बाकी जो घास के मैदान है, घास के मैदान पे तो प्राइमरी इसका मेन रीज़न है, मतलब घास के मैदान पे रहना, और ये घास को बहुत ज़्यादा खाता भी है, चरता भी है।
जब ये घास को चरता है तो जो ऊंची नीची घास है सबको फ्लैट कर देता है, एक साथ एक बराबर कर देता है। तो वो जो एरिया होता है ग्रासलैंड, जहाँ पर वो एक उसको बिल्कुल फ्लैट करने में कैपेबल होता है ये टॉर्टोइस, उस फ्लैट लैंड को हम टॉर्टोइस टर्फ कहते हैं। उसने जो भी ऊंची नीची घासें थी उसको बिल्कुल प्लेन कर दिया। जैसा आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ये एक ग्राउंड है, ग्रासलैंड है, जहाँ पर ये बहुत सारी घासें खाता है। ठीक है, अब बात आती है इस टॉर्टोइस के फीचर्स के बारे में। इसमें जो मेल होते हैं वो साइज़ में थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। ठीक है, और मेल के पास में ज़्यादा बड़ी पूंछ होती है, ज़्यादा मोटी पूंछ होती है, और उसके अलावा इनका डोम शेप वगैरह जो होता है, ऊपर का जो ये डोम है, ये जो गुंबद की तरह, ये बहुत ज़्यादा ऊंचा सा होता है इन एल्देब्रा टॉर्टोइस में, जैसे आप लोग इस वाले फोटो के अंदर में एग्जैक्टली देख भी पा रहे होंगे। इसमें ही ना कुछ बेसिक से फैक्ट भी बताए गए हैं इस एल्देब्रा के बारे में। तो जब आप इसको देखोगे तो इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और ये ज़्यादा समय जीता भी है, तो उसकी जो एक एज होती है ना वो भी बहुत लंबी होती है। बाकी इसके नेक पर इस तरीके से ये जो मार्क्स हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसका लाइफ स्पैन की जब हम लोग बात करते हैं तो मैंने बताया एक लॉन्गेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट है। सबसे ज़्यादा जीने वाले जो भी एनिमल हैं उसमें हमारा ये टॉर्टोइस भी आता है। लगभग मान लो एक सिंगल टॉर्टोइस 100 साल से ज़्यादा जीता ही जीता है। अब 100 साल के बाद ही यहाँ पर ये मरते हैं, लेकिन कुछ कुछ इसमें ऐसे टॉर्टोइस हैं जो 150 साल से भी ज़्यादा जी रहे होते हैं। तो इनका एक लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान यहाँ पर नोट करा गया है। फिर बात आती है कंजर्वेशन स्टेटस की, तो ये याद रखिएगा IUCN के अंदर में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी स्पीशी का कुछ होता है तो वो है IUCN स्टेटस, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो उसको वल्नरेबल कैटेगरी में हम लोगों ने कवर कर रखा है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, सीधा सीधा ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका कंजर्वेशन स्टेटस फैक्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो, कभी भी आपने एट द लास्ट पॉइंट पे रिवाइज करना है इन सब चीज़ों को, तो रिवाइज करने के लिए आपको ये छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आप बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई सेकंड लार्जेस्ट टॉर्टोइस है, इसका साइंटिफिक नेम, ये कहाँ कहाँ पर एज ए एंडेमिक टॉर्टोइस के तौर पर देखने को मिलता है। बाकी ग्रेजिंग लैंड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, और बाकी सारी चीज़ें IUCN के अंदर में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। ये सब कुछ है, ये हाथों हाथ रिवाइज करने के लिए रिवीजन पॉइंटर बनाए गए हैं। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारे इंडियन एक्सप्रेस में है, और अगेन PIB में भी है, चाहो तो चेक कर लेना। एक स्कीम के बारे में बात हो रही है, स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री। तो इसके अंदर में कुछ सब स्कीम्स भी आती हैं। मेडिटेक मित्रा के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो हम वो सब कुछ कवर करने वाले हैं। होता यह है कि देखो, आज ना हमारे मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर में बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस ऐसे हैं जिसको हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। उसमें कोई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। हम चाहते हैं अपने देश में खुद से मैन्युफैक्चरिंग करें इन मेडिकल डिवाइसेस की। उसी के लिए यहाँ पर ये स्कीम लेकर आई गई है, ताकि इन कंपनीज़ को हम सपोर्ट कर सकें फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मेडिकल डिवाइस। नाम इसको दिया गया है स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री। आपसे पूछ ले ये पूरा जो स्कीम है ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, तो डिपार्टमेंट भी दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। इवन PIB में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की साइड से ही यहाँ पर ये डेटा पब्लिश किया गया है। तो आइए फटाफट यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बात करते हैं। हमारा सेकेंड आर्टिकल है ये। तो हुआ क्या एक्चुअली में, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, और ये जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि आपको पता है देखो सबसे ऊपर होता है मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय, मंत्रालय के अंदर में आता है डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के अंदर में ही हमारी कोई सी जो स्कीम वगैरह आती हैं वो सब हमें इम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे डिपार्टमेंट में डिवीजन भी आता है, ये भी पता होना चाहिए। तो होता क्या एक्चुअली में, जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर में आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कुछ एप्लीकेशंस को इन्वाइट किया, अलग अलग कंपनीज़ के थ्रू एप्लीकेशंस को मंगाया। अब वो अलग अलग कंपनीज़ के थ्रू जो ये एप्लीकेशंस मंगाते हैं वो एक स्कीम के थ्रू मंगाते हैं, और वो स्कीम है स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री। होता यह है कि कुछ कंपनीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है या उनको उनके थ्रू पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है कि वो देश के अंदर में मेडिकल डिवाइसेस की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करें। हमें बाहर से मेडिकल डिवाइसेस को मंगाने की ज़रूरत ना पड़े, देश में ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल डिवाइसेस को बना सकें, ये हमारा टारगेट है। अब इस स्कीम के बारे में जब आप देखोगे तो उसको शॉर्ट फॉर्म में SMDI कहा गया है। कॉम्प्रहेंसिव स्कीम है जिसका फोकस है मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के एरियाज़ के ऊपर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करना। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो आज हम अपने मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, एक्सेसरीज़ की मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करता है, स्किल डेवलपमेंट, क्लिनिकल स्टडीज़ एंड कुछ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को भी ये सपोर्ट करता है। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को प्रमोट करने का काम भी इसी स्कीम का है, स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री। फिर आती हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ फॉर मेडिकल डिवाइस
क्लस्टर्स, ठीक है। यानी कि जो स्कीम चालू करी गई है, जिस स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इस स्कीम के अंदर में हम किस चीज़ के ऊपर में स्पेशल फोकस कर रहे हैं। तो इस सब स्कीम में दोस्तों जो हमारी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी कि कुछ पैसों का सपोर्ट देती है टू द मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स। किसको? जितने भी यहाँ पर ये मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनीज हैं, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि पैसों का सपोर्ट मिलेगा, ताकि वो उनको एक हम लोग अलग से सपोर्ट दे सकें रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज़ के लिए, डिज़ाइन या कुछ इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनके लिए बनाया जा सके, ठीक है, ताकि ये जो डिवाइसेस हैं ये देश में हम ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। फिर अब दोस्तों होता यह है कि जो स्कीम हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ भाई हमें डिफेंस आइटम कर रहा हूँ, ये मेडिकल कंपोनेंट्स हमें अपने देश में बनाने हैं। इस स्कीम को लेकर होता यह है, इसमें कुछ सब स्कीम आती हैं। जैसे एक सब स्कीम है जो बहुत ही पॉपुलर है, नाम है मेडिटेक सप्लाई चेन। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको मेडिटेक के बारे में पढ़ाया भी था। तो इसका मेन पर्पज़ यह है, मेडिटेक जो सप्लाई चेन है, इसका भी मेन पर्पज़ यह है कि देश के अंदर में जितनी भी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको यहाँ पर बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक वन टाइम सब्सिडी देने की बात करते हैं, 10 to 20% या मैक्सिमम जो लिमिट है, मान लो 10 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया जाएगा, पैसों का सपोर्ट दे दिया जाएगा, ताकि हम लोग क्या कर सकें, ये जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल जितने भी यहाँ पर डिवाइसेस है उसको हम लोग अपने देश के अंदर में मैन्युफैक्चर कर सकें। और ये भी कैसे होगा? मेडिटेक सप्लाई चेन को मजबूत करके। और मेडटेक सप्लाई चेन में हम की कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल, एक्सेसरीज़ की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अपने देश के अंदर में कर रहे होंगे। फिर यही जो सब स्कीम है ये कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी काम करती है, देश में स्किल डेवलपमेंट लेकर आना मेडिकल डिवाइस सेक्टर में, ताकि बहुत सारा टेक्निकल वर्कफोर्स हो जिनके पास में स्किल हो, जो हमारी मदद कर सकें ऐसे डिवाइसेस को बनाने के लिए, ऐसे डिवाइसेस को डेवलप करना है, डिज़ाइन करना है, उसमें हमारी मदद कर सकें। फिर यहीं पर ना कुछ कंपनीज़ हैं जो वेल एस्टेब्लिश कंपनीज़ हैं, उनको भी सपोर्ट करता है ये मेडिकल डिवाइस क्लिनिकल स्टडी, ठीक है। तो उनको भी सपोर्ट करता है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात हो गई, ठीक है। मान लो कोई एनिमल स्टडी करनी है, ह्यूमन ट्रायल्स करना है, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन करना है किसी इन्वेस्टिगेशनल डिवाइस का, कोई और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना है, तो उन सब चीज़ों में ये जो सब स्कीम है ये हमारी हेल्प करती है, ये याद रखिएगा। फिर जब हम लोग मेडिकल डिवाइस की बात कर ही रहे हैं तो इंडस्ट्री एसोसिएशन, एक्सपोर्ट काउंसिल, आप देखिए मतलब हमारा जितना भी मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ है कि हम जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट कर लें, इंपोर्ट ना करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के अंदर में बनाएं। उसके लिए हर एक प्रकार की सुविधा इन स्कीम्स के थ्रू दी जा रही है। आप रिवाइज कर सकते हैं इसको। पहले तो भाई ये देखो, ये जो स्कीम है ना एसएमडीआई, इसके बारे में याद रखना कि ये स्ट्रेंथनिंग फॉर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, ये पर्टिकुलर स्कीम है, कॉम्प्रहेंसिव स्कीम है, जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर में वर्क कर रही है। फिर इसमें मेडटेक सप्लाई चेन है। इस सप्लाई चेन में मेन पर्पज़ है कि भाई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से, मतलब जैसे कि जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, रॉ मटेरियल, एक्सेसरीज़ हैं, है ना, इन सब की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे देश के अंदर में हो सके, सप्लाई चेन को वेल तरीके से मेंटेन करने के लिए ये हमारे सामने एक मेडिटेक करके जो सप्लाई चेन इनिशिएटिव है वो भी लेकर आया गया। तो मिनिस्ट्री हो गया, पर्पस हो गया, किस चीज़ को ये कवर करता है। इसके अंदर में टोटल 5 सब स्कीम्स भी हैं। बाकी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैबोरेटरीज़, डिज़ाइन एंड टेस्टिंग, इन सब को लेकर सपोर्ट करता है, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाएगा। हम डोमेस्टिक मेडटेक सप्लाई चेन को भी यहाँ पर बूस्ट कर रहे हैं और मेडिकल डिवाइसेस को भी, इनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम के लिए याद रखना है। इसमें खास करना आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो मंत्रालय पूछा जा सकता है या डिपार्टमेंट। तो मंत्रालय और डिपार्टमेंट दोनों के दोनों यहाँ पर याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये अंदाजा नहीं लगा पाओगे, ठीक है। मान लो पूछ ले कि हाँ ये जो स्कीम है कौन से मंत्रालय के अंदर में आती है, तो ये एग्जैक्टली इसका मिनिस्ट्री देखने को मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है, ये बात करता है नगोरी अश्वगंधा के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में जो ये जीआई टैग्ड नगोरी अश्वगंधा है, इसको एज अ ट्रेडिशनल इंडियन गिफ्ट बनाकर G7 समिट के अंदर फ्रांस को दिया है। तो अब इसी वजह से हमें क्या करना है, नगोरी अश्वगंधा के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, उनको पढ़ना है बहुत अच्छे से। अब वो सारे फैक्ट्स डिटेल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा इस आर्टिकल के अंदर में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ जो आप लोग अपने सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पर, एग्जैक्टली ये वाले पीडीएफ। ये सारे पीडीएफ दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, हमारे केवल और केवल पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं।
ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वापस आते हैं। नागौरी अश्वगंधा, रीज़न क्या है न्यूज़ में रहने का वो हमने पढ़ा। अब आइए फटाफट नागौरी अश्वगंधा और अश्वगंधा के बारे में कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से ये पता होनी चाहिए। नाम है नागौरी, तो नागौरी से याद रखना दोस्तों, राजस्थान के अंदर में नागौर नाम का एक रीजन है, वहीं पर इस अश्वगंधा की वैरायटी को ग्रो किया जाता है और नाम वहीं से आया है नागौरी अश्वगंधा। और इस नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग भी दिया जा चुका है, और जीआई टैग बहुत पहले नहीं, अभी 2026 के अंदर में ये जीआई टैग दिया गया है। इस अश्वगंधा की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटी हैं, लंबी हैं, और इससे जो हमको अश्वगंधा मिलता है ना, उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप अश्वगंधा जब भी देखते हैं, जब भी सुनते हैं अश्वगंधा के बारे में, तो आपको पता है आप क्या पढ़ते हैं कि भाई अश्वगंधा के बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, स्ट्रेस को कम करता है ना, बाकी ब्रेन रिलेटेड बहुत सारी जो कह सकते हैं कि बेनिफिट्स हैं वो हमको प्रोवाइड करवाता है, हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ये सब चीज़ें हम अश्वगंधा के बारे में पढ़ते हैं, तो अश्वगंधा के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अब इसमें भी अश्वगंधा की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। अभी जो न्यूज़ में है नागौरी अश्वगंधा, जो आता है राजस्थान के नागौर रीजन से, जिसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है। अब आगे फर्दर बात आती है दोस्तों अश्वगंधा के बारे में, ज़रा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अश्वगंधा जिसका साइंटिफिक नेम है वेदेनिया सोमनीफेरा, इसका साइंटिफिक नेम है। एक मेडिसिनल प्लांट है, यानी दवाओं के पर्पज़ से हम इसका यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। लेकिन ये अश्वगंधा आज ग्रो होता है, कल्टीवेट किया जाता है साउथ एशिया में, अफ्रीका में, सेंट्रल एशिया में, और इसको कई बार दोस्तों इंडियन विंटर चेरी या इंडियन जिनसेंग के नाम से भी हम लोग यहाँ पर जानते हैं। मेनली साउथ एशिया, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया, ये 3 रीजन्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अश्वगंधा ग्रो किया जाता है। और अश्वगंधा के बारे में सबसे पहली बार मेंशन किया गया था पुनर्वासु अत्रेया के अंदर में, मतलब पुनर्वासु अत्रेया के थ्रू यहाँ पर सबसे पहली बार मेंशन किया गया। बाद में चरक संहिता में अश्वगंधा के बारे में जिक्र होता हमको दिखाई देता है, सुश्रुता संहिता में दिखाई देता है, अष्टांग हृदय हो गया, भावा प्रकाश निगांथु, इन सभी जगह पे अश्वगंधा के और अश्वगंधा के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, बातचीत की गई है। तो इसलिए अश्वगंधा का इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। अश्वगंधा एक एडेप्टोजन है, जिसका मतलब है कि ये भाई बॉडी को इस तरीके से डील कर लेता है कि जो बॉडी है वो स्ट्रेस को यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस कर लेती है, स्ट्रेस से होते हुए बॉडी को अपना बैलेंस करने के लिए जानी जाती है। अश्वगंधा से सूजन कम होती है, बॉडी में एनर्जी को बढ़ाता है, एंजाइटी को कम करता है, पेन को थोड़ा सा कम कर देता है, स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ये है अश्वगंधा के मल्टीपल बेनिफिट्स। इसकी जो जड़ें हैं, इसके पत्ते हैं, इसके बैरीज हैं, उन सभी चीज़ों के अंदर में कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। बाकी अश्वगंधा के बेनिफिट्स की बारे में बात करोगे तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, यानी ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको ये कई बार कम करता है ना, इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़िया तरीके से इन्हांस करता है, हार्ट हेल्थ के लिए यहाँ पर बेनिफिशियल है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को ये कम करने में हेल्प कर सकता है, ब्लड प्रेशर सपोर्ट कर सकता है, ब्रेन और नर्व प्रोटेक्शन, यानी जो स्ट्रेस है उसको थोड़ा सा ये रिड्यूस करेगा। और उसके अलावा जो न्यूरो डीजनरेटिव प्रोग्रेशंस होते हैं, यानी कि दिमागी संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों एज के अनुसार, उसको भी ये रिड्यूस कर देता है। बाकी फर्टिलिटी, सेक्सुअल वेलबींग के लिए जाना जाता है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकता है, ऐसा कुछ मात्रा में रिपोर्ट्स कहती हैं। स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है और हार्मोन्स को बैलेंस करके रख सकता है वेमेन में। कैंसर थेरेपी के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। नर्वसनेस और स्ट्रेस को रिड्यूस करने में भी अश्वगंधा का यूज़ होता है। तो अश्वगंधा के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, इसमें नागौरी के बारे में ज़रूर से याद रखना। अश्वगंधा बेस, क्योंकि राजस्थान का आपको पता है भाई जो रीजन है वो थोड़ा सा सूखा है, ड्राई रीजन है, डेजर्ट वाला रीजन है, तो अश्वगंधा बेसिकली यहाँ पर ड्राई रीजन में ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकता है। याद रखिएगा सैंडी लोम या लाइट रेड सॉइल में बढ़िया ग्रो करता है। अब इंडिया में क्योंकि हमने देखा कि अश्वगंधा 3 मेजर रीजन्स में ग्रो किया जाता है, साउथ एशिया, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में। अब अगर हम 3 रीजन्स के अलावा कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर में एक स्पेशल फोकस करें, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में बात करें भारत के अंदर में, तो भारत में आपका मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा अश्वगंधा का प्रोडक्शन किया जाता है। तो अश्वगंधा के बारे में बात हो गई, छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर्स हो गए जिसको आप बहुत ईजिली कहीं पर भी कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। नाउ अब एक अभ्यास यहाँ पर चर्चाओं में, एक्सरसाइज चर्चाओं में, जिसका नाम है एक्सरसाइज रिम्पैक्ट 2026। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सब प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा। बहुत छोटा सा आर्टिकल है, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, आपने बस खाली पता होना चाहिए रिम्पैक्ट 2026 एग्जैक्टली है क्या।
दुनिया की लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज के तौर पे हम इसको कंसीडर करते हैं। तो 2026 में ये जो एक्सरसाइज है ये अमेरिका ने हाल ही में लॉन्च कर दिया है। इसमें दुनिया की 30 कंट्रीज़ जो हैं वो मिलकर पार्टिसिपेट करने वाली हैं। साथ में मिलकर उनके मिलिट्री फोर्सेस पार्टिसिपेट करेंगे और इसलिए इसमें बोला जा रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। नाम दिया गया है रिमपैक एंड रिमपैक की फुल फॉर्म है रिम ऑफ द पैसिफिक। ठीक है, यानी कि पैसिफिक ओशन की हम बात कर रहे हैं। पैसिफिक ओशन में स्पेसिफिकली यहाँ पर ये चीज़ों को डील करेगा, वहाँ पे प्रोटेक्शन देने का काम करना। पैसिफिक ओशन को ज़्यादा सिक्योर बनाने का मेन पर्पज़ है रिमपैक एक्सरसाइज का। तो ये जो अभ्यास है ये दुनिया की सबसे बड़ी सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इसको कौन होस्ट करता है? यूएस की जो नेवी की पैसिफिक फ्लीट है, यानी कि पैसिफिक ओशन के अंदर में जो उनका एक यूनिट बैठा हुआ है उसके थ्रू इसको होस्ट किया जाता है। हर 2 साल में यह अभ्यास होता है। जो भी अभ्यास हर 2 साल में होता है उसको हम बाइनियल एक्सरसाइज कहते हैं, इसलिए इसको भी बाइनियल एक्सरसाइज का नाम दिया गया है। ठीक है, मेनली हमारा पैसिफिक ओशन हो गया, हवाईन आइलैंड के आसपास वाला रीजन हो गया, वहीं पर इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है। पहली बार यह अभ्यास हुआ था 1971 के अंदर में। इसी के माध्यम से हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर रैलीज पार्टनर कंट्रीज़ मिलकर अपने रिलेशंस को बेटर करते हैं और इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन बनाने की बात करते हैं। बस इतनी सी बात है इसके अंदर में। बाकी रिमपैक 2026 के बारे में और कुछ बेसिक डिटेल्स अगर आप देखोगे तो पहली डिटेल क्या है कि भाई 2026 का जो ये रिमपैक का एडिशन है ये 30वां एडिशन था इस एक्सरसाइज का। इंडियन नेवी भी यहाँ पर इसके अंदर में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, याद रखिएगा इंडियन नेवी का भी पार्टिसिपेशन है और 2026 वाला जो एडिशन रिसेंटली लॉन्च किया गया है अमेरिका की साइड से वो 2026 वाला एडिशन है और वो 30वां एडिशन है। और इसका इस बार का थीम क्या है? थीम है पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर में एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी दुश्मन की पनडुब्बी से हमें कैसे लड़ना है, एयर डिफेंस को लेकर काम करता है, मिसाइल की प्रोफिशिएंसी को कैसे बेटर करना है, ठीक है, माइन क्लियरेंस, माइन को कैसे हटाना होता है, इन सब चीज़ों को लेकर दुनिया भर की जो मिलिट्रीज हैं आपस में मिलकर पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। इसी वजह से ये जो नाम दिया गया है इसका रिमपैक 2026 का नाम दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे आता है। फिर आपके सामने एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों K9 वज्र टी के बारे में। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर डिफेंस रिलेशंस। एंड याद रखिएगा दोस्तों ये जो K9 वज्र टी है ना एक हाउइट्जर गन है। जैसे टैंक के ऊपर में इस तरीके से गन लगाई जाती है ना, वैसी ये एक हाउइट्जर गन है। लेकिन ये भारत ने नहीं बनाई है, भारत ने साउथ कोरिया की मदद से इसका प्रोडक्शन किया है। तो ये इंडिया साउथ कोरिया के बीच में डिफेंस कोलैबोरेशन को दिखाता है। और इंडिया साउथ कोरिया के बीच में जो ये डिफेंस कोलैबोरेशन है जहाँ पर ये दोनों मिलकर हथियार बनाते हैं, इसको एक नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं काइंड एक्स। पहली बात तो एग्जाम के लिए याद रखना काइंड एक्स। ये क्या है? कोरिया यानी साउथ कोरिया और इंडिया के डिफेंस रिलेशंस को दर्शाता है। अब बात करते हैं K9 वज्र टी के बारे में। तो K9 वज्र टी देखो एक्चुअली में क्या हुआ है कि ये ना एक सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइट्जर गन है। मैंने आपको बताया इस गन के बारे में आगे बात करेंगे कि भाई लगभग 6 से 8 राउंड्स पर मिनट तक ये फायर कर सकता है और लगातार 3 मिनट तक चल सकता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है अपने आप में। ठीक है, तो ये जो गन है इंडिया और साउथ कोरिया दोनों मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि हम अपने डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ाएंगे साथ में मिलकर इस गन की प्रोडक्शन करके। अब K9 वज्र टी 155 mm की 52 कैलिबर ट्रैक्ड आर्टिलरी सिस्टम है। अब एक्चुअली में देखोगे ना तो इस प्रकार की गन साउथ कोरिया की मिलिट्री यूज़ करती है। साउथ कोरिया में इसको K9 थंडर के नाम से जाना जाता है। तो साउथ कोरिया वाला K9 थंडर का ही यहाँ पर ये वर्जन है जिसको इंडियन वर्जन में हमने K9 वज्र टी का नाम दे दिया है। अब इसको मैन्युफैक्चर कौन कौन कर रहा है? एक तो भारत की लार्सन एंड टूब्रो है और दूसरी तरफ साउथ कोरिया की कंपनी है जिसका नाम है हानवा डिफेंस। इन दोनों के बीच का यहाँ पर एक कोलैबोरेशन है जिसके थ्रू यहाँ पर इन्होंने K9 वज्र टी को बनाया है। इस K9 वज्र टी को कस्टमाइज़ किया गया है। हमने साउथ कोरिया के अकॉर्डिंग इस पर सारा काम नहीं किया है, हमने इसको कस्टमाइज़ किया है। और कस्टमाइज़ किसके लिए किया है? अपनी भारत की आर्मी के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें अगर डेजर्ट में ऑपरेट करना है, प्लेन रीजन में ऑपरेट करना है या कोई पहाड़ी इलाके में ऑपरेट करना है तो उस समय पर गन कैसे परफॉर्म करेगी, इन्हीं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों ने अपनी गन्स को कस्टमाइज़ किया है। ये K9 वज्र टी पूरी तरह से एक स्टील आर्मर है जिसकी मोटाई लगभग 19 mm के हिसाब से। और मैंने आपको बताया ये पूरी की पूरी एक व्हीकल है, इसके ऊपर में गन माउंट करी गई है। ये जो व्हीकल है पूरा डीजल इंजन से चलने वाला है, लगभग 1000 हॉर्स पावर को ये जनरेट करेगा। तो इसकी इंजन पावर भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और वेपन सिस्टम की बात करोगे तो इसमें एक गन लगाई गई है और वो गन हाई एक्सप्लोसिव की अटैक कर सकती है। ठीक है, भयंकर लेवल पर गोलियों की बारिश कर सकती है। इवन यहाँ पर फायरिंग करनी हो तो वो मतलब एक अचानक से कहते हैं ना लगातार एक के बाद एक फायरिंग करनी हो तो वो करने की इसमें क्षमता है।
15 सेकंड में 3 राउंड्स फायर कर सकता है, या 1 मिनट के अंदर में 6 से 8 राउंड्स फायर कर सकता है यहाँ पर ये पर्टिकुलर हाविट्ज़र। और अगर इसको यहाँ पर 3 मिनट तक चला दें, ठीक है, तो मतलब लगातार आप देखोगे एक के बाद एक ये बहुत सारी फायरिंग करने के लिए इनके अंदर में ये कैपेसिटी है। अब देखो गन की कैपेसिटी ये नहीं डिपेंड करती कितनी तेज़ वो फायरिंग कर सकता है, कितनी ज़्यादा वो गोली छोड़ सकता है। एक चीज़ इसके अंदर में और आती है जिसको हमें देखना बहुत ज़रूरी है, वो है इसका क्या, वो है रेंज। कितने रेंज पर यहाँ पर ये गन काम कर सकते हैं। तो K9 वज्र टी जो है 50 किलोमीटर अगर दूरी पर हमारा दुश्मन प्रेजेंट है, 50 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन प्रेजेंट है, तो उस टारगेट को हिट कर सकता है। इसकी रेंज बहुत अच्छी है। K9 वज्र टी कैन स्ट्राइक टारगेट्स अप टू अराउंड 50 किलोमीटर्स अवे। और इसमें एक जीरो रेडियस टर्न भी देखने को मिल जाएगा। मतलब यह है कि भाई व्हीकल तो खड़ा रहेगा एक जगह पे, मान लो दुश्मन आगे से भी और पीछे से भी आ रहा है, तो हम इस गन को सीधा सीधा ऊपर बिना इधर उधर मूव करे सीधा घुमा सकते हैं पीछे को। तो ये टर्न अराउंड कर सकती है, आगे पीछे कहीं पर भी घुमा के बहुत स्मूथली इसको चलाया जा सकता है, व्हीकल को मूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये इसके अंदर में एक और फैसिलिटी देखने को मिल जाती है K9 वज्र टी के अंदर में। ठीक है, टारगेट हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। अब आपको कोई भी चीज़ रिवाइज करनी है K9 वज्र टी के बारे में, तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर। सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन कर दी गई हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है ये बात करता है गल्फ रेमिटेंसेस टू इंडिया के बारे में। अब ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर टॉपिक पब्लिश हुआ है कि भाई जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, आपने देखा रिसेंटली वेस्ट एशिया का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ फरवरी में, और इस वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद में हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाहर जो गल्फ कंट्रीज़ में इंडियन वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अभी भी पैसा भेजेंगे अपने परिवारों को भारत के अंदर में। क्योंकि जितने भी इंडियन वर्कर्स क्या बाहर काम कर रहे हैं ना, वो कमाते हैं और कमाने के बाद में कुछ पैसा अपने परिवार को भारत में बाहर वापस भेजते हैं। मतलब इंडिया के अंदर में जो उनकी फैमिलीज रह रही हैं उनको रिटर्न करते हैं, उनको भेज रहे होते हैं अपनी सैलरी में से कमा कमा कर। अब जो पैसा आ रहा है इंडियन फैमिलीज़ के पास में, वो इंडियन फैमिलीज़ तो भारत की इकोनॉमी में ही उस पैसे को खर्च करेंगी ना, तो वो इंडियन इकॉनमी में कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो यहीं पर इसी देश में खर्च हो रहा है पैसा, लेकिन वो आ रहा बाहर से है। उसी को हम लोगों ने रेमिटेंस का नाम दिया है, याद रखिएगा। क्या कहते हैं उसे? रेमिटेंस कहते हैं। अब ये रेमिटेंस बहुत ज़रूरी है देश के अंदर, क्योंकि बहुत सारा अमाउंट रेमिटेंस के थ्रू इंडिया रिसीव करता है हर साल। तो गल्फ रेमिटेंस सबसे ज़्यादा आता है दोस्तों वेस्ट एशिया में। आप देखोगे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन वर्कर्स हैं जो लगातार काम कर रहे हैं और अपने परिवारों को पैसा भेजते रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग रेमिटेंस कहते हैं। तो इस बार हमने सोचा था कि अप्रैल में ये कम रेमिटेंस आएगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वगैरह छिड़ गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गल्फ रेमिटेंस उल्टा अप्रैल में और बढ़ गया है, ये इंक्रीज़ हो गया है वेस्ट एशिया क्राइसिस के होने के बावजूद भी, ऐसा बताया गया है। तो अप्रैल 2026 में और अप्रैल 2025 को अगर आप कंपेयर कर लो, यानी पिछले साल वाला अप्रैल और इस साल वाला अप्रैल, तो इस साल वाले अप्रैल में पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा रेमिटेंस भारत में रिसीव हुए हैं। 70% ज़्यादा दोस्तों इस बार इनवर्ड रेमिटेंस देखने को मिलेगा फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज़। तो बस इस आर्टिकल में उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। वैसे तो छोटा सा आर्टिकल है, बट रेमिटेंस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अब ये रिपोर्ट्स कहाँ से आई है? ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू होता है, वहाँ से ये सारी डिटेल्स पब्लिश करी गई हैं। तो रेमिटेंसेस वो पैसा होता है जो लोग बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं, वो अपने परिवार को अपने डोमेस्टिक कंट्री में भेज रहे होते हैं। ठीक है, अपने परिवार को, अपने रिलेटिव्स को अपनी होम कंट्री में भेज रहे होते हैं। तो वो पैसा होम कंट्री के अंदर में रेमिटेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अपने रेमिटेंस को लेकर ना 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, बस उसके बाद आपका काम हो जाएगा बढ़िया तरीके से। सबसे पहली चीज़ जो रेमिटेंस है, मान लो जैसे आप देखोगे ना फॉरेन एक्सचेंज वगैरह जब भी होता है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट रोजाना ऊपर नीचे होता है। डॉलर ऐसा नहीं है एक ही लिमिट पर सेट है, ऊपर नीचे लगातार होता रहता है। तो रिपोर्ट यहाँ पर यह बताती है कि रेमिटेंस ज़्यादा स्टेबल कंपोनेंट माना जाता है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, यानी कि बाहर से जो पैसा आ रहा है, जो ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है अपने देश के अंदर में, इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप इसको देख सकें, तो ये स्टेबल ज़्यादा है, ज़्यादा स्थिर है। जबकि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है या एफडीआई वगैरह करता है, वो इतने स्टेबल नहीं होते, क्योंकि मार्केट के अंदर में ज़रा सा उतार चढ़ाव हुआ तो वो इन्वेस्टमेंट्स कम ज़्यादा उसी हिसाब से होने लगता है। लेकिन ये जो रेमिटेंस है, रेमिटेंस लगभग सिमिलर होने लगते हैं। यानी कि जो रेमिटेंस का इन्फ्लो है, ये मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से अफेक्ट नहीं होता। जो सैलरीज लोगों को मिल रही थी, जितना पैसा वो अपने परिवार को पहले भेज रहे थे, उतना पैसा अभी भी भेज रहे हैं। कम ज़्यादा इतना ज़्यादा उसके अंदर बदलाव नहीं होता। समझ रहे हैं? तो ये बात यहाँ पर आर्टिकल में बोली जा रही है। बाकी इस रिपोर्ट के अंदर में फ्यूचर रिस्क को भी दिखाया गया है। दैट मीन्स रिपोर्ट क्लियरली वार्न करता है कि अगर जैसी वॉर वाली सिचुएशन अभी बनी है
और ये वॉर वाली सिचुएशन कंटिन्यूसली कुछ समय तक और चलती रहेगी, तो इससे गल्फ कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे असर पड़ सकता है, लोगों को रोज़गार मिलने में तकलीफ हो सकती है, जिसकी वजह से भविष्य में रेमिटेंस कम हो सकते हैं। तो ये एक अनुमान है। अदरवाइज अगर आप अप्रैल 2026 में देखोगे तो रिकॉर्ड तोड़ रेमिटेंस हमने रिसीव किया है फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज़। कितना रेमिटेंस रिसीव किया है? $16 बिलियन का, जो अपना आप में 70% इंक्रीमेंट है पिछले साल के कंपैरिजन में। सोर्स क्या है इसका? यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री का मंथली इकोनॉमिक रिव्यू के हिसाब से ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल, ये भी बहुत ही ज़्यादा काम का है, आज के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, जिसमें ना हमारे जितने भी क्राइम रिकॉर्ड्स होते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं, उन सबको डिजिटाइज करने की बात हो रही है। तो अगले साल यानी फ्रॉम 1 जनवरी 2027, ये देखिएगा, फ्रॉम 1 जनवरी 2027, 1 जनवरी 2027 से जो प्रोसीजर्स होते हैं सारे इन्वेस्टिगेशंस को लेकर, या जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं ट्रायल्स को लेकर नए क्रिमिनल लॉ के अंदर में, उनको डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा। मान लो नए क्रिमिनल लॉ के थ्रू कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई ट्रायल है, सब कुछ यहाँ पर डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये सब हो रहा है एक प्लेटफॉर्म के अंदर में, ये सब काम होगा। उस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है ICJS, यानी इसमें बात हो रही है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब ये जस्टिस सिस्टम क्या करेगा? भारत के अंदर में जितने भी मतलब पुलिस हो गया, कोर्ट हो गया, प्रिजन, फॉरेंसिक्स, प्रोसिक्यूशन, इन सबको सिंगल प्लेटफॉर्म पे जोड़ देगा। सब कुछ सिंगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होने वाला है, समझ रहे हैं? और ये जो सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारा डेटा अवेलेबल होगा, डेटा स्टोर कहाँ पे होगा? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास में खुद का एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर वो सारा का सारा डेटा स्टोर करके रखते हैं। और वो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? मेघराज। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर की नज़र में होंगी तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन होता क्या है, हम ऐसे ही ऊपर से पढ़ पढ़ के निकल जाते हैं, अपने नोट्स खुद के सेल्फ नोट्स नहीं बना पाते। अब सुनो, आर्टिकल के मैंने नोट्स आपको बना कर दिए हैं इस PDF के अंदर में। PDF कैसे मिलेगा वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऊपर ही शेयर कर दी है 2 आर्टिकल के बाद। तो मामला क्या है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात हो रही है। हमारे गृह मंत्रालय ने अनाउंस कर दिया है कि 1 जनवरी 2027 से जितने भी सारे इन्वेस्टिगेशंस होंगे, जितने भी ट्रायल्स होने वाले हैं नए क्रिमिनल लॉ के अंदर में, वो सारे इन्वेस्टिगेशन ट्रायल को फुल्ली तरीके से डिजिटाइज करेंगे हम लोग। यानी डिजिटली उन सबको एक तरीके से स्टोर किया जाएगा। और डिजिटली जो स्टोर करने वाले हैं वो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू करने वाले हैं। अब ये ICJS क्या है, इसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें पुलिस, कोर्ट, प्रिजन्स, ठीक है, जितना भी जेलों का डेटा है, पुलिस का डेटा है, कोर्ट्स का डेटा है, प्रोसिक्यूशन का डेटा है, फॉरेंसिक लैब्स का डेटा है, वो सारा का सारा डेटा एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर में स्टोर करके रखा जाएगा। इस ICJS का जो मेन पर्पस होने वाला है वो क्या है? एंड टू एंड डिजिटल वर्कफ्लो बना के रखना, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को एक गवर्नमेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म पर स्टोर करना। तो ये जो गवर्नमेंट का क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इसको जो स्पेसिफिक नेम दिया गया है वो मेघराज नाम दिया गया है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग जब नए क्रिमिनल लॉज की बात कर रहे हैं, तो ये जो पर्टिकुलर डिजिटल सिस्टम हम लोगों ने बनाया हुआ है या जिस पे काम चल रहा है, फ्रॉम 1 जनवरी ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये डिजिटल सिस्टम आज भारत में जो 3 नए लॉज आए ना, क्रिमिनल लॉज, उनको सपोर्ट करेगा। आपको पता है आज से पहले क्या हुआ करता था? IPC एंड इंडियन पिनल कोड 1860 का कानून अंग्रेज़ों की देन थी। इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था 1872 का। CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का। देश की आज़ादी से पहले अंग्रेज़ ये सारे के सारे क्रिमिनल लॉज इंडिया को दे गए थे। हमने क्या कर दिया, अभी कुछ समय पहले सबके अंदर में थोड़ा थोड़ा बदलाव करा है। 2024 के अंदर में 1 जुलाई 2024 से ये सब कुछ लागू हो गया था, पता होगा। और इनके नाम भी चेंज कर दिए गए हैं। जैसे IPC का नाम बदल के कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता, IEA का नाम बदल के कर दिया गया भारतीय साक्ष्य संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नाम चेंज करके कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो ये नए लॉज जो हैं अभी 1 जुलाई 2024 से जो लागू हैं, उन नए लॉज के हिसाब से ही ये पर्टिकुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म काम करने वाला है। अब ये कहते हैं कि पिछले 2 सालों में अगर आप डिटेल्स देखोगे तो पिछले 2 सालों में 74.66 लाख FIRs, ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की बात करें, इन FIR को रजिस्टर किया गया है BNS के अंदर में। यानी कि लॉज के अंदर में बदलाव करने की वजह से क्या हुआ है, अचानक से FIR रजिस्ट्रेशन बढ़ गए हैं, चार्जशीट कंप्लायंस इंक्रीज हो चुका है। लेकिन इनमें से जब FIRs इंक्रीज हो चुकी हैं, FIRs में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जनवरी 2025 के अंदर में 46.47% था, ये जून 2026 में 70% हो गया। अब इसमें से बोल रहे हैं कि बहुत कम FIR, इतने परसेंट में से केवल 46% FIR ऐसी हैं जिनको डिजिटली ट्रांसमिट करा जाता है।
तो हम चाहते हैं कि सारा का सारा जो एफआईआर का डेटा है या सारी डिटेल्स हैं डिजिटली रिकॉर्ड हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा हर एक चीज़ को मॉनिटर करने में, ट्रैक करने में। तो आज 63,500 से ज़्यादा तो ज़ीरो एफआईआर्स हैं जिनको बीएनएसएस के अंदर में रजिस्टर किया गया है। ज़ीरो एफआईआर क्या होती है आपको पता है कि भाई किसी के साथ में कोई क्राइम हुआ है। अब क्राइम हुआ है तो मान लो यहाँ पर उसके आसपास वो पुलिस स्टेशन है और उस पुलिस स्टेशन के पास में वो पावर नहीं है कि उस एरिया के क्राइम को देख सके, वो कहीं और का जुरिस्डिक्शन संभालता है। लेकिन आप उस वाले पुलिस स्टेशन में फिर भी ज़ीरो एफआईआर को रजिस्टर करवा पाओगे। ठीक है, भले ही यहाँ पर उस पुलिस स्टेशन के पास में उस एरिया का ज्यूरिसडिक्शन ना हो जहाँ पे क्राइम हुआ है, लेकिन आप वहाँ पे जाके ज़ीरो एफआईआर रजिस्टर करवा लोगे तुरंत, और वो पुलिस स्टेशन उस वाले पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करेगा जिसके अंडर में उस एरिया का ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है कि भाई यहाँ पर ये क्राइम हुआ है, इसको हैंडल करो, हमारे पास ज़ीरो एफआईआर रजिस्टर हुआ है। इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई है कि भाई अब ये ढूंढने का टाइम नहीं रहता ना कि जिसके साथ में अपराध हुआ है कोई, भाई वो जो विक्टिम है वो परेशान है, वो ढूंढ रहा है, सबसे पूछ रहा है कि भाई इस एरिया का पुलिस स्टेशन कौन सा है। वो जाएगा वहाँ पे फिर रजिस्टर करवाएगा। सच है उसके आसपास जो भी पुलिस स्टेशन अवेलेबल है वहाँ पे वो रजिस्टर करवा लेगा, लेकिन वो ज़ीरो एफआईआर के नाम से रजिस्टर होगा। ठीक है, और फिर वो पुलिस स्टेशन कांटेक्ट करके बता देगा उस पुलिस स्टेशन को जिसके ज्यूरिसडिक्शन में पर्टिकुलर रीजन आता है कि भाई ये क्राइम है और ये आपके पास में एफआईआर आ गई है। तो ऐसे लगभग 63,500 से ज़्यादा एफआईआर्स रजिस्टर की गई हैं बीएनएसएस के अंदर में। तो ये जो कंप्लेंट्स हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, जो मैंने आपको पढ़ाया कि कहीं पर भी इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर पाएंगे, किसी भी पुलिस स्टेशन में जिसके पास में ज्यूरिसडिक्शन है उसको आराम से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये काम हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हम इसको और बड़े लेवल पर डिजिटली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं ताकि जो नेटवर्क है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, लोगों को जस्टिस देना बहुत जल्दी बहुत आसान हो जाए। और इसी के आधार पे एक नेटवर्क बनाया गया है CCTNS, इसको बोलते हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। और आज 16,000 पुलिस स्टेशंस, मतलब 16,000 जो पुलिस स्टेशन है दोस्तों, इसमें ये नेटवर्क ऑपरेट करता है। 23 से ज़्यादा भाषाओं का यूज़ किया जाता है और इसके लिए एक एप्लीकेशन बना रखा है भाषिनी ऐप। भाषिनी ऐप से भी इन पुलिस स्टेशन को जोड़ रखा है जो ज़ीरो एफआईआर को किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकता है। अब मान लो कोई दूसरे स्टेट का है, किसी दूसरे स्टेट में है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज अलग है, वो अपने कंसर्न्ड रीजन के अंदर पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करवाना चाहता है, तो सब भाषिनी ऐप के थ्रू हर एक लैंग्वेज के अंदर में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाषिनी ऐप इसलिए लाया गया है जो ज़ीरो एफआईआर्स को जिस एरिया में, मतलब जिस एरिया का जुरिसडिक्शन पुलिस स्टेशन के पास में और वहाँ पे जो भाषा यूज़ होती है उस भाषा में ये डिटेल्स भाषिनी ऐप देगा। बाकी इसमें बहुत सारी फॉरेंसिक लैबोरेटरीज़ की बात हो रही है, तो फॉरेंसिक लैब बढ़ा दी गई हैं। पहले केवल कुछ फॉरेंसिक लैब हुआ करती थी, अब जो है 154 फॉरेंसिक लैब हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें से कह सकते हैं कि बहुत सारी लैबोरेटरीज़ ऐसी हैं जो मोबाइल लैबोरेटरीज़ भी हैं, फॉरेंसिक यूनिट्स हैं जहाँ पे जांच होती है। कहीं पर क्राइम हुआ है, कहीं से फ़ोन वगैरह मिला है तो वो फॉरेंसिक लैब में ही तो जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। ठीक है, डिटेल से देखा जाता है, रजिस्टर उसमें क्या कॉल रजिस्टर हुई हैं, ये सब कुछ यहाँ पर चेक किया जाता है। उसके लिए फॉरेंसिक लैबोरेटरीज हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, तो वो बढ़ चुकी हैं देश में। बाकी यहाँ पर जब स्टेट का परफॉर्मेंस देखोगे तो आर्टिकल में बोला जा रहा है कि ये जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है ना पूरा क्राइम सीन का, या हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जितने भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाए। इसमें बहुत सारे राज्यों ने बेटर परफॉर्म किया है। जैसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की बात करेंगे तो हरियाणा हो गया, गोवा हो गया, असम हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया रहा है। इन सभी स्टेट्स ने मिलकर सभी ICGS पैरामीटर को इम्प्लीमेंट कर लिया है, यानी ये जो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सारे पैरामीटर्स है सबको इम्प्लीमेंट कर लिया है। फॉरेंसिक लैबोरेटरीज बढ़िया है, पुलिस, कोर्ट, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन सबको जोड़ दिया है एक प्लेटफॉर्म से। इन सब स्टेट में बढ़िया काम हो रहा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर काम धीरे धीरे करके अभी हो रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ ज़्यादा डिटेल से हमें काम करने की ज़रूरत है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अभी थोड़े से पीछे हैं इनको डिजिटाइज करने के मामले में। ठीक है, चैलेंज क्या है दोस्तों? ज़्यादातर चैलेंज ये होगा कि भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना होगा। मान लो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अभी ना इंटरनेट की कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू है, तो रिमोट रीजन में हमें इंटरनेट पहुंचाना होगा, तभी तो हम ये सारी की सारी रिपोर्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट कर पाएंगे। बिना इंटरनेट के काम नहीं हो सकता। तो ये ICGS के बारे में बात हो रही है। ये ICGS को फुल्ली तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा देश में। कब से इंप्लीमेंट करने वाले हैं दोस्तों? अगले साल से, 1 जनवरी 2027 से, जिस वजह से ICGS के बारे में ये सारा डिस्कशन हुआ है। इसको कभी भी रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स। इस आर्टिकल का भी हुआ गेम ओवर। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल। यहाँ पे बात हो रही है कुछ नई स्पीशीज़ और फ्लोरा की जो डिस्कवरी है वो इंडिया में हुई है 2025 में। देखो ये हर साल होता है, ये रिपोर्ट इसी समय पर आती है 1 जुलाई को या फिर जून के समय पर ये रिपोर्ट आती है जो बताती है पिछले साल में, यानी पूरे साल 2025 में
कौन कौन सी हमें प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ मिली हैं, कोई कौन सी नई स्पीशी मिली है, कौन सी पुरानी स्पीशी मिली है, कौन सी कई सालों बाद मिली है, उनका डिटेल्स रिपोर्ट ये देता है। तो बताया गया है कि भाई पिछले साल 2025 में 700 नई स्पीशी मिली हैं हमें, किसकी, फौना की, ठीक है, और 353 प्लांट्स की स्पीशीज़ मिली हैं। तो फौना फ्लोरा दोनों मिले हैं, 709 स्पीशी मिली हैं, अलग अलग कीड़े मकोड़ों जानवरों की नई प्रजातियां डिस्कवर की गई हैं, और 353 प्रजातियां मिली हैं अलग अलग प्लांट्स की, जो प्लांट्स वगैरह हैं, फ्लावर्स वगैरह हैं, उनकी स्पीशीज़ मिली हैं। तो ये रिपोर्ट आती है, और याद रखना इसमें पूरे साल का डेटा है 2025 का, और अभी जैसे 2026 का जो एग्जैक्ट डेटा होने वाला है, ये 2026 का डेटा कब आएगा, ये नेक्स्ट ईयर आएगा 2027 में, इसी जुलाई और जून के बीच में। अब ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, ये हमने देखा, और ये डिटेल्स या रिपोर्ट कौन लेकर आता है, इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फौना वाली स्पीशी यानी कि एनिमल वाली स्पीशीज़ को डील करता है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लांट वाली स्पीशीज़ को लेकर डील करता है। तो इंडिया में 709 ये एडिशनल स्पीशीज़ हो चुकी हैं जो हमारे फौना के डेटा में ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। और इन 709 में से 483 ऐसी कीड़े मकोड़ों की प्रजातियां हैं जो बिल्कुल साइंस के सामने ही नई हैं, नई प्रजातियों को डिस्कवर किया गया है, और 226 स्पीशीज़ वो हैं जिनको फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया है भारत के अंदर में, ठीक है। तो इंडिया में अब अगर टोटल फॉनल बायोडाइवर्सिटी की बात करें, ये है भाई रटने वाली, इसको हाईलाइट करने वाला एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इंडिया में टोटल प्लांट वो एनिमल्स की स्पीशीज़, कीड़े मकोड़ों की जो स्पीशीज़ हैं, सभी एनिमल्स की स्पीशीज़ में फॉनल बायोडाइवर्सिटी वो पहुंच चुका है 1,05,953 स्पीशीज़ का। इसी वजह से इंडिया को बोला जाता है भाई दुनिया में जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं उनमें से इंडिया इज़ वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्री, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इंडिया में मैसिव बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलता है। फिर बात आती है फ्लोरल डिस्कवरी के बारे में। तो ये तो हुई दोस्तों फौना की बात, एनिमल्स की बात, इंसेक्ट्स की बात। फ्लोरल डिस्कवरीज की बात करेंगे तो इंडिया ने 353 जो ये प्लांट्स की स्पीशीज़ है इसको ऐड किया है। इसमें से जो प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं वो अरुणाचल प्रदेश से सबसे ज़्यादा मिली है, वो भी रिपोर्ट है। अब जैसे कि स्टेट वाइज अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो पहले एनिमल डिस्कवरीज़ की बात कर लेते हैं। तो एनिमल डिस्कवरीज़ में केरला टॉप पर है। केरला में 98 नई स्पीशीज़ को डिस्कवर किया गया है। फिर वेस्ट बंगाल है, फिर कर्नाटका है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन जब हम लोग प्लांट डिस्कवरीज़ की बात करते हैं तो इसमें अरुणाचल प्रदेश रैंक फर्स्ट पर है, इसमें 49 प्लांट्स डिस्कवर करे गए हैं। फिर उसके बाद उत्तराखंड और केरला हो गया। अब एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स डिस्कवर करे गए तो एक ग्रुप के नाम से बताया गया है। फौना में दोस्तों यहाँ पर एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं हिम्नोप्टेरा। हिम्नोप्टेरा में क्या होती हैं, जो मधुमक्खियाँ वगैरह होती हैं, बीज हो गए, वॉस्प हो गए, आंट हो गए, ये आती हैं, यानी कि चींटियों की, मधुमक्खियों की, वॉस्प की जो नई स्पीशीज़ हैं वो डिस्कवर की। तो सबसे ज़्यादा यही वाली प्रजातियाँ हमको मिली हैं, हिम्नोप्टेरा, ठीक है। फिर उसके बाद में लेपिडोप्टेरा हो गया, जिसमें बटरफ्लाइज वाली जो कुछ स्पीशीज़ होती हैं। डिप्टेरा हो गया, आर्किनिडिया, इसमें मकड़ी वगैरह वाली जो स्पीशीज़ होती हैं। कोलियोप्टेरा, पेसेस, इसमें फिश वाली जो स्पीशीज़ होती हैं। तो ये एनिमल ग्रुप्स हैं कि भाई इन ग्रुप से इतनी प्रजातियाँ डिस्कवर की गई हैं। सबसे ज़्यादा जो मिला है वो हिम्नोप्टेरा मिला है, याद रखिएगा। हिम्नोप्टेरा में भी एग्जैक्टली माइटस हिमालिक्शस एक नई हिमालयन बैट स्पीशी है। हिमालयन रीजन में पाए जाने वाले चमगादड़ की नई प्रजाति डिस्कवर की गई है। फिर यहाँ पर आप देख पाओगे तो ये है यैक्टोलेमस, ये दोनों के आगे लगा हुआ है। ये है मैमडेफेंसिस या सियांगेसिस, ये दो नए ग्रीन फैन थ्रोटेड लिजर्ड स्पीशी है। छिपकलियों की दो नई प्रजातियाँ यहाँ पर डिस्कवर की गई हैं, जो नई प्रजातियाँ डिस्कवर हुई हैं, समझ रहे हैं। फिर ऐसे एयरविन वॉल्फ स्नेक, इसको भी यहाँ पर रिसेंटली डिस्कवर, इसके बारे में तो हमने सेपरेटली पढ़ा भी था लास्ट ईयर, समझे। तो यहाँ पर जो एनिमल की डिस्कवरीज है उनमें से जो इस आर्टिकल में हाईलाइट करा गया है, केवल 3-4 के नाम हाईलाइट करे गए, वो ये है। ये सब कुछ ज़्यादातर पूछा नहीं जाएगा, बट इसके बारे में याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछ ले कि भाई 2025 में सबसे ज़्यादा कौन सा एनिमल ग्रुप है जिसको डिस्कवर किया गया है, तो वो हिम्नोप्टेरा है जिसकी सबसे ज़्यादा डिस्कवरी की गई है, ठीक है। तो ये हो गई सारी की सारी डिटेल्स। अगेन ये रहे रिवीजन पॉइंटर जिसके थ्रू आप कभी भी इस आर्टिकल को बहुत ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। ये सारी डिटेल हो गई, काम खत्म हो गया। तो आज के हमारे इस सेशन में इतना ही है। सेशन आप देख पाओगे ज़्यादा बड़ा नहीं है, 40, 44, 45 मिनट का, लेकिन आर्टिकल्स हमने कितने सारे डिस्कस किए हैं, क्योंकि आर्टिकल्स में एक्यूरेट डेटा के साथ में डिस्कशन हुआ है, कोई फालतू की चीज़ नहीं, क्योंकि आज एडिटोरियल ख़राब थे यार, इस वजह से। इसलिए वजह से आज का जो पूरा सेशन है ये ज़्यादातर प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।